हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, वो होगी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की। तो आ जाओ शुरू करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फंक्शन। अभी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फंक्शन को हम डिराइव कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जो क्वांटाइज्ड एनर्जी जो पार्टिकल की होती है, और ये क्वांटाइज्ड एनर्जी कहाँ पे होगी, ये होगी इन वन डायमेंशनल बॉक्स। क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स, और इस पार्टिकल का जो मास है वो m है, मास। तो फिर ये इससे दी जाती है n²h²/8ml²। जो हमारा इन्फिनिट पोटेंशियल वेल था उसी को हम 1D बॉक्स कहते हैं, इन्फिनिट पोटेंशियल वेल। अब हम इस En को ये भी लिख सकते हैं nx² + ny² + nz² इंटू h²/8ml²। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, ये nx ny nz जो है ये फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अब ये nx ny nz हमने क्यों ही लिखा, हाँ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ आता है, बट क्यों, ये इसलिए क्योंकि ये x है, ये y है, ये z है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे, मैं डायटोमिक ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसे घूम सकते हैं और कैसे घूम सकते हैं, हाँ ऐसे भी मूव कर सकते हैं। तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो इसलिए ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्स वाई जी डायरेक्शन में होती है, और वो रोटेशनल भी हो सकती है, वो ट्रांसलेशनल भी हो सकती है। तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल ये हमें टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे देती है। हाँ, तो फिर अब हम ये जो E1 होता है, E1, इसी में अगर हम E1 लिखेंगे तो फिर वो क्या होगा, ये होगा h²/8ml²। और यही हम E0 लिखते हैं क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी होती है, सबसे पहली एनर्जी होती है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं ऐसे, ये ऐसे E1 = h²/8ml², जो कि हमारी इक्वल है E0 के। तो फिर अब हम जो लिखेंगे एनर्जी इक्वेशन, एक इन 3D बॉक्स, अभी एक रेशियो में आता है nx² + ny² + nz²। ये E/E0 की रेशियो में आता है, ये E0 ये वाला ही था, h²/8ml²। ये मैंने E से डिवाइड कर दिया, E/E0 हो गया, जिससे कि हमारा क्या बचा, ये n² बचा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड मार दूंगा तो हमारा बस n² बचेगा, और ये En तो इसके भी बराबर होता है, तो En को E1 से डिवाइड करूंगा तो nx² + ny² + nz² भी आ जाएगा। अब हम अगर ऐसी एक्सेस बनाएं nx ny और nz, तो फिर ये तो मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो ये x² + y² + z² = r² वाला ही बन जाएगा। ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये हमारे एक स्फीयर के फॉर्म में आ जाएगा। एक स्फीयर के फॉर्म में आ जाएगा ये हमारा स्फीयर। और ये r क्या होगा, ये n के बराबर होगा, ये r n के बराबर होगा, r। अगर मैं ये वाली जो ये शेडेड एरिया है, अगर इसको देखूं मैं बस,
क्योंकि हम मेरे को चाहिए एन एक्स एन वाई और एन जेड पॉजिटिव, तो मुझे बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेना पड़ेगा, फर्स्ट ऑक्टेंट, क्वाड्रेंट नहीं बनेगा, ये ऑक्टेंट बन जाएगा। तो मैं बस ये शेडेड एरिया को ले रहा हूँ और इसको वापस ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारा एन एक्स था, ये एन वाई था, ये एन जेड था। मैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंस एन पे और कुछ थिकनेस डी एन पे ये एलिमेंट ले रहा हूँ, ये वाला। और ये पूरा फर्स्ट ऑक्टेंट में हो रहा है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में हो रहा है। और ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है हमारी, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर वाली, जिससे कि हमने ये स्फीयर बनाया। ठीक है, तो मैंने ये एलिमेंट वगैरह ले लिया। तो अब मैंने ये बनाया क्यों है ये बताता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो फिर इसमें अगर मैं इस स्फीयर में कोई सा भी पॉइंट ले लूं, इधर इधर इधर, तो इसका एन एक्स एन वाई एन जेड अलग अलग आएगा। अगर एन एक्स एन वाई सेम आ जाएगा तो एन एक्स तो डिफरेंट होएगा ही, क्योंकि सारे पॉइंट स्फीयर पे डिफरेंट आते हैं, कोई सेम नहीं आएगा। इसका एन एक्स वन एन वाई वन एन जेड वन, इसका इस वाले पॉइंट का अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा एन एक्स टू एन वाई टू एन जेड टू। तो सबका अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, इधर लूँ इधर लूँ इधर लूँ, कोई सा भी पॉइंट लूँ, सबके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो फिर ये जितने भी पॉइंट्स हमने इस स्फेरिकल शेल में बनाए, स्फीयर बोल लूँ, स्फेरिकल शेल बोल लूँ, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन स्फेरिकल शेल जो बना रहा हूं मैं, वो नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट्स की इक्वल होगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट्स। अभी स्फेरिकल शेल हमने बोला क्यों, स्फेरिकल शेल इसलिए बोला है क्योंकि ये मैं मान रहा हूँ कि इस वाले जो एरिया है, नहीं सही, जो इस वाली लाइन है पूरी की पूरी, इसकी एनर्जी E है, इस वाली की एनर्जी E है इधर, और मैंने ये क्या डिस्टेंस लिया, डी एन लिया था, और इतनी जो एनर्जी होगी इतनी से सरफेस एरिया की वो DE होगा, इतनी सी थिकनेस की एनर्जी DE हो जाएगी। तो जितने भी पॉइंट्स मैं स्फेरिकल शेल में दे रहा हूँ वही नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट्स की इक्वल होंगे। और ये स्फेरिकल शेल कहाँ से कहाँ जा रहा है, E टू E प्लस डी ई, या मैं बोलूँ N टू N प्लस डी एन। तो मैं इतने में देख रहा हूँ, और ये किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट इन E, नहीं, फ्रॉम E टू E प्लस डी ई। मैं जिससे कि सिंपली स्टडी कर सकूँ, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट सा लिया और मैं उसमें इक्वेट कर रहा हूँ, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं उतने ही एनर्जी स्टेट्स आ सकती हैं। इधर की एनर्जी स्टेट अलग, इधर की स्टेट अलग, इधर की एनर्जी स्टेट अलग, क्योंकि एन एक्स एन वाई एन जी सब अलग है, तो उनके साथ एसोसिएटेड एनर्जी अलग आ सकती है। बट ये एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अगर सेम हो गया तो फिर तब हमारी एनर्जी उनकी इक्वल हो जाएगी, तभी हमने ये पूरी लाइन बनाई है। बट पॉइंट्स अलग अलग होंगे, पॉइंट्स सारे यूनिक होंगे, एनर्जी सेम आ सकती है। तो इसलिए पूरी एनर्जी मैं E से एसोसिएट करी, और ये वाली E प्लस डी ई से एसोसिएट करी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर करूंगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर करूंगा, वो दोनों की वैल्यू सेम होगी।
और ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है ई टू ई प्लस डी ई, ई टू ई प्लस डी ई। और फिर जो हमारी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द शेल, वो हमारी किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ पॉइंट्स, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं, नंबर ऑफ स्टेट्स के बराबर होगी। नंबर ऑफ स्टेट्स के बराबर होगी फ्रॉम ई टू ई प्लस डी ई। अब मेरे को लग रहा है पॉइंट्स भी लिखना देना चाहिए। नंबर ऑफ स्टेट्स और पॉइंट्स फ्रॉम ई टू ई प्लस डी ई। तो फिर ये हमारा एक कैपिटल जी ई डी ई आएगा। अब ये कैपिटल जी ई डी क्या होता है? ये होता है टोटल नंबर ऑफ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अब मैं तो ई टू ई प्लस डी ई से देख रहा हूं, तो ये होगा 1/8 ऑफ, मैं अभी बताता हूँ 1/8 क्यों लिखा। और ये 4πn², 4πn² क्या था? ये जैसे कि हम स्फीयर में लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया, नहीं सॉरी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो हम लिखते हैं स्फीयर का, उसको हम 4πn² से लिखते थे। अगर हम ये स्फीयर को लेंगे और फिर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व या टोटल सरफेस एरिया सेम होता है स्फीयर के लिए वो, और ये मान लेते हैं एन है, एन रेडियस है, तो फिर तब ये कर्व इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 4πn²। तो वही मैंने लिखा 4πn² dn। और ये 1/8 क्यों लिखा था? क्योंकि जो मैंने बोला कि nx ny nz ये हमें सब पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव वैल्यू इनकी हो नहीं सकती, तो हमें फर्स्ट ऑक्टेंट लेना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट ऑक्टेंट लेंगे तो इस स्फीयर का 1/8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 ऑक्टेंट्स होते हैं और हम फर्स्ट ऑक्टेंट को ही देख रहे हैं। तो ये 1/8 का टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, ये थिकनेस है। ये dn हमने थिकनेस लिखी थी इधर, तो मैंने ये इधर मतलब सॉरी इधर मैंने थिकनेस बोली थी इसको, तो वही। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा GED हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये कट गया, 1/2 इंटू पाई, पाई मैंने ले लिया। और फिर ये n को हम क्या लिख सकते हैं? √e/e0, क्योंकि n² था e/e0, तो n हो गया हमारा e/e0 का रूट, पाई √e/e0 का स्क्वायर, क्योंकि n² था, d ऑफ e/e0 की पावर 1/2। तो ये हमारा आ गया 1/2 पाई, 1/2 पाई e/e0 इंटू डी ऑफ e/e0 की पावर 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमारा बन जाता है 1/4 पाई इंटू e की पावर 1/2 इंटू e की पावर -3/2 DE। अरे मैंने कुछ गलत कर लिया, हाँ E0 आएगा, ये E0 और E1 सेम ही बात थी हमारी, मैंने बताया था जो पिछले पेज पे। तो e की पावर 1/2 और E0 की पावर -3/2 DE आ जाएगा ये। अब हम इस E0 को क्या लिख सकते हैं? E0 होगा 1/4 पाई e की पावर 1/2, हाँ ये E0 को सिंप्लीफाई करता हूँ, h², अभी h की जगह मैं h क्रॉस लिख रहा हूँ। h क्रॉस क्या होता है? h/2 पाई, h क्रॉस इज h/2 पाई, 1/4 e की पावर 1/2 h क्रॉस स्क्वायर बाय 8 ml² इंटू पाई स्क्वायर, क्योंकि n² बाय 8 ml² था, n की जगह 1 पुट किया तो h² बाय 8 ml² आएगा। हाँ यहाँ पे 4 भी मल्टीप्लाई करूंगा, कि h क्रॉस है h/2 पाई, और तो h हो गया h क्रॉस 2 पाई इक्वल टू h, तो वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर।
तो ये आ गया डी और ये इसके पारे -3/2। अब ये हमने कैपिटल GED क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अब एक स्मॉल GED आएगा, स्मॉल GEDE, वो होगा नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम स्मॉल GEDE लिखेंगे, वो होगा कैपिटल GEDE बाय कैपिटल GEDE बाय वॉल्यूम। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/4 पाई e⁻1/2 और फिर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर की पावर -3/2 DE बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या थी हमारी, ये हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब होना चाहिए हमारा। तो गाइस मैं इसमें खुद कंफ्यूज हो गया था। तो ये 4/3 पाई r क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरे को पता चला है वो है कि जो ये 3D बॉक्स है, अब इस 3D बॉक्स को हम एनालॉगस ले रहे हैं कि 3D बॉक्स की जगह हम एक स्फीयर लेंगे और फिर हम उसके साथ सारी कैलकुलेशंस करेंगे इंस्टेड ऑफ द 3D बॉक्स इटसेल्फ। बट असलियत में तो ये 3D बॉक्स ही है, तो हम इसमें 4/3 पाई n क्यूब की जगह l क्यूब डालेंगे, l क्यूब। इससे हमारा आ जाएगा 1/4 पाई e⁻1/2 h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2m की पावर -3/2 DE, जो कि आ जाएगा 1/4 पाई e⁻1/2 1/4 पाई e⁻1/2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 2m की पावर -3/2 DE बाय h क्यूब। ये ऐसा आएगा। फिर इसको अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा बनता है एट द एंड GEDE। अब मैं h क्रॉस का क्यूब था, अब मैं h क्रॉस की जगह डालूंगा h/2 पाई। तो फिर ये हमारा सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 4√2 पाई m की पावर 3/2 e⁻1/2 DE बाय h क्यूब। अब ये पाई स्क्वायर का क्या होगा, डिनोमिनेटर में पाई क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये -3/2 पावर है। ये 2 की पाई इस पाई वाले से कैंसिल होगी, सिर्फ पाई के लिए, ये 2m के लिए पावर तो रहेगी, तो ये डिनोमिनेटर में पाई क्यूब आ जाएगा। और h क्रॉस का क्यूब करेंगे तो h/2 पाई का होल क्यूब आ जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल होना ही है, तो ये पाई तो बचा रहेगा हमारा। बाकी हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर में 8 आ जाएगा, तो फिर वो 2 आ जाएगा, क्योंकि 8/4 2 बन जाएगा। और फिर ये इधर 2 है, इसको हम लिख देंगे ऊपर जाके 2√2, तो ये 4√2 आ गया, 4√2 पाई और ये h क्यूब, और फिर m इधर है तो m की पावर 3/2 इसको लिख सकते हैं, और e⁻1/2 DE, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा ये GEDE आया 4√2 पाई m की पावर 3/2 e⁻1/2 DE बाय h क्यूब, ये h है हमारा। अब लेकिन ये पूरा नहीं है, हमें इसमें स्पिन स्टेट भी लेनी पड़ेंगी। स्पिन स्टेट्स यानी कि जो ईच पार्टिकल होगा
जो भी पार्टिकल होगा, अब हमें उसकी पिंस दो लेनी पड़ेंगी, तो हमारा स्मॉल जी ई डी ई आया 8√2 पाई m to the power 3/2 e to the power 1/2 dE by h क्यूब। ये हमारा आ गया डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन।